जय हिंद। नमस्कार। अपन कक्षा 6 गणित में नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। अपन आज अध्याय 6 पूर्णांक। ठीक, अध्याय 6 अपना कौन सा है? पूर्णांक। पूर्णांकों के बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं। तो देखो, पूर्णांक क्या है, किसको कहते हैं, इसके ऊपर अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो, जब आप इस शब्द को देखते हो ना, पूर्णांक, इसमें देखो पूर्ण का मतलब पूरा और अंक का मतलब कोई भी अंक, जैसे 2 3 4 5 6, यानी जिसमें पूरा पूरा हमारे पास क्या हो, अंक हो, वो भी इस प्रकार से। तो देखो, पूर्णांक में क्या होता है, कौन से अंक होते हैं? होते तो अंक जैसे प्राकृत संख्या होती है ना, हमने पढ़ा था प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमने प्राकृत संख्या पढ़ी थी। फिर जैसे प्राकृत संख्याओं में अपन जीरो मिला देते हैं, जीरो को शामिल कर लेते हैं, तब वो पूर्ण संख्याएं बन जाती है ना। तो उसी प्रकार हमारे पास होती है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक देखो, इनकी अपन को जरूरत कब पड़ी? जैसे कि मान लो हम जब पूर्ण संख्या को लिखते हैं, तो पूर्ण संख्या को ऐसे लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, और इस प्रकार से आगे तक, जहां तक अपन को जाना है, अनंत तक अपन जा सकते हैं ना। 0 1 2 3, अगर 0 को हटा देते हैं तो ये प्राकृत संख्या हो जाएगी, लेकिन ये 9 तक रहेगी। ये 0 1 0 को जोड़ देंगे तब तो पूर्ण, और 0 को हटा लेंगे तब क्या बन जाएगी? प्राकृत बन जाएगी। अब देखो, अगर मान लो अपन को 0 से इधर जाना हो, तो क्या इधर भी कुछ है? ये तो देखो, 0 से ये वाली साइड कौन सी है? ये दाईं तरफ है, दाईं ओर। अगर अपन 0 से इधर चलते हैं, इसको तो बोलते हैं दाईं ओर, राइट हैंड साइड, है ना। देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, ये दाईं ओर है। और अगर अपन 0 के इधर चले तो ये हमारी हो जाएगी बाईं ओर, बाईं ओर। अब इधर अपन चल रहे हैं तो अपने को देखो 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से मिल रहे हैं, है ना। अगर अपन संख्या रेखा पर भी दर्शाना चाहे तो इस संख्या रेखा को इस प्रकार से अपन दर्शा सकते हैं। यहाँ पे 0 है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से आगे तक अपन दर्शा सकते हैं ना। तो 0 से दाईं ओर चलते हैं तब तो अपन 1 2 3 4 ही दर्शाते हैं। जब बाईं ओर चलते हैं तब अपन इन्हीं एक, अब 0 के इधर 1 है तो इधर भी 1 आएगा, लेकिन वो 1 कौन सा आएगा? ये जो 1 आएगा वो माइनस का 1 आएगा। ये जो चिन्ह लगाया है हमने, है ना, -1 -2 -3 -4, इन सब में जो चिन्ह है, इस चिन्ह को बोलते हैं ऋण चिन्ह। क्या बोलते हैं? ऋण चिन्ह। ये जो संख्याएं हैं, ये ऋणात्मक संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं हैं? ऋणात्मक संख्याएं। ऋणात्मक संख्याएं भी बोल सकते हैं, अंक भी बोल सकते हैं। ये सब क्या है? ऋणात्मक अंक है। और जब अपन 0 से दाईं ओर चलते हैं तो ये धनात्मक अंक होते हैं। इनको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7, ये अपन प्लस का चिन्ह लिख भी सकते हैं और ये नहीं भी लिख। देखो, ये है धन चिन्ह, धन या धनात्मक। इसको ऋण या ऋणात्मक, ठीक है। और ये जो संख्या हो जाएगी +1 +2 +3 +4 +5 +6, ये है धनात्मक संख्याएं। ये कौन सी संख्याएं हैं? धनात्मक संख्याएं। ये है धनात्मक संख्याएं, है ना। तो अपन धनात्मक संख्याओं में प्लस का चिन्ह लगा भी सकते हैं, और अगर अपन ये चिन्ह हटा देंगे तब भी अपन इसको क्या मानेंगे? +1 मानेंगे।
यानी कि धनात्मक संख्या में अपन अगर चिन्ह लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर नहीं लगाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब अपन ऋणात्मक संख्याओं को लिखते हैं तो उनके आगे ये जो ऋण चिन्ह है ये लगाना आवश्यक है। धनात्मक संख्याओं में अपन न तो प्लस चिन्ह लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी ऋणात्मक संख्याओं को लिखेंगे तब वहां पे अपन को ये ऋण चिन्ह लगाना आवश्यक है। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 इस प्रकार से। ठीक, यानी कि जो धनात्मक अंक है 0 से धनात्मक अंक अपन को कितने मिलेंगे, देखो ये 0 है, यहाँ पे 0 न तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। ठीक है, ये जो शून्य है ये न तो धनात्मक है और न ही क्या है ऋणात्मक है, ये शून्य है। ठीक है, न तो धनात्मक और न ही ऋणात्मक। ये जो 0 है, ये जो शून्य है, ये धनात्मक भी नहीं है तो ऋणात्मक भी नहीं है। ये डिवाइडर, ये देख लो एक बीच की दीवार है, इस 0 से इधर तो सारे धनात्मक है और ये 0 से इधर सारे क्या है ऋणात्मक है। तो अपना जो शून्य है ये इन दोनों का क्या कर रहा है, बंटवारा कर रहा है, बीच में दीवार है। 0 के बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं, 0 के दाईं ओर धनात्मक संख्याएं। तो देखो हमारे पास तो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या यहाँ तक तो थी। देखो ये प्राकृत संख्या जब 0 शामिल कर दिया तो पूर्ण संख्या, तो इन पूर्णांकों की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो ये जरूरत ऐसे पड़ी जैसे कि मान लो अगर आप किसी दुकान पे जाते हो और वहां पे आप सामान या कोई पेन लेते हो, वो 20 रुपए का है। कितने रुपए का है, 20 रुपए का। आपके पास अभी कितने रुपए हैं, 15 रुपए। जब आप दुकान पे जाते हो तो आपके पास 15 रुपए होते हैं और आपको ये 20 रुपए वाला पेन लेना है, तो आपके पास क्या है, 5 रुपए कम है। आपके पास क्या है, 5 रुपए कम है। तब आप ऐसे लिखते हो कि 5 रुपए कम है, यानी कि 20 में से हमारे पास 5 की कमी है। तब इस 5 की कमी को अपन कैसे लिखते हैं, -5, यानी कि 5 रुपया कम है तो कम को अपन इस ऋण चिन्ह से दर्शाते हैं। अगर आपके पास 25 रुपए होते तो 25 रुपए, इसका मतलब क्या, पेन कितने का आ रहा है, 20 रुपए का, तो आपके पास 5 रुपए ज्यादा है। तब अपन इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे अपन प्लस चिन्ह लगा भी सकते हैं ज्यादा में, और नहीं लगाएंगे तो भी इसको धनात्मक ही माना जाएगा, है ना। 5 रुपए कम है। तो इस प्रकार से हानि, जैसे मान लो आप कोई सामान बेचते हो, अगर आप जितना, अगर मान लो कोई ये पेन है, ये दुकानदार को 15 रुपए का वो आगे से लेके आता है तो 15 रुपए का पड़ता है, लेकिन वो यहाँ पे अभी अपन को कितने रुपए में बेच रहा है, ये अपन को 20 रुपए में बेच रहा है। कितने रुपए में बेच रहा है, 20 रुपए में। तो वो खरीद करके कितने में लेके आया, 15 रुपए में। ला करके बेचा कितने में, 20 में। तो क्या हुआ, उसके पास 5 रुपए बच गए, और ये 5 रुपए का उसके पास क्या हो गया, 5 रुपए का उसके पास लाभ हो गया, है ना। 5 रुपए का क्या हो गया, लाभ, यानी कि हमें, यानी कि प्रॉफिट। लाभ को क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। तो अपन को अगर प्रॉफिट या लाभ होता है तब अपन संख्याओं को धनात्मक दर्शाते हैं। और फिर अगर ये दुकानदार 15 रुपए में खरीद कर लाता है और इसी पेन को ये 10 रुपए में बेच देता है, कितने रुपए में बेच देता है, 10 रुपए में बेच देता है, तब इसको क्या हो जाती है, इसको घाटा हो जाता है। क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। कितने रुपए का, 5 रुपए का। और इस नुकसान या घाटे को इसको क्या बोलते हैं, हानि बोलते हैं, लॉस। उसको क्या हो गया, लॉस हो गया। वो भी कितने रुपए का, 5 रुपए का लॉस हो गया। कितने रुपए का, 5 रुपए का। अब 5 रुपए की हानि हुई है, उसको क्या हो गया है, नुकसान हो गया है। तो इस नुकसान को दर्शाने के लिए अपन क्या चिन्ह लगाएंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। क्या लगाएंगे, माइनस का। यानी कि अपन को कहीं पर लॉस होता है या हानि होती है तब वहां पे माइनस या ऋणात्मक चिन्ह लगाते हैं। अब ये देख के अपन को पता चल जाएगा कि ये यहाँ पे क्या हुई है, 5 रुपए की कमी हुई है। ये किसको हुई है, ये अपन यहाँ पे दुकानदार को 5 रुपए क्या हो गए, नुकसान हो गया। और अगर वो 20 रुपए में बेचता है तो 5 रुपए क्या हो गई, प्रॉफिट हो गया 5 रुपए का, है ना। तो इस प्रकार से अपन को माइनस संख्याओं की, ऋणात्मक संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है ना। ऋणात्मक संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है। तो जब अपन प्राकृत संख्याओं में 0 डाल देते हैं तब पूर्ण संख्याएं, और जब अपन पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं भी डाल देते हैं, नेगेटिव नंबर, तब हमारे पास क्या आ जाती है, पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्याओं को इंग्लिश में अपन क्या बोल देते हैं, पूर्णांक संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर
नंबर, इंटीजर नंबर। प्राकृत संख्याओं को नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्याओं को होल नंबर और पूर्णांक संख्याओं को इंटीजर नंबर। तो पूर्णांक प्राकृत संख्याओं के बारे में अपन पहले चैप्टर में पढ़ा था, पूर्ण संख्याओं के बारे में अध्याय 2 में पढ़ा था, और पूर्णांक संख्याओं के बारे में हम कहाँ पढ़ रहे हैं, अभी शुरू कर रहे हैं, अपन ने शुरू कर दिया है ना। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि पूर्णांक संख्या क्या होती है, कि वे संख्याएं जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होते हैं, है ना। वे संख्याएं जो माइनस में भी होती है, यानी कि ऋणात्मक भी होती है, धनात्मक भी होती है, और उसमें शून्य भी शामिल होता है, वो कौन सी संख्या होती है, वो पूर्णांक संख्याएं होती है। वो कौन सी संख्या होती है, पूर्णांक संख्याएं। देखो मैं आपको एक और बताता हूं, अपन को इनकी जरूरत क्यों पड़ती है। पूर्णांक संख्याओं की जरूरत क्यों पड़ती है। देखो हमारे पास प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में तो ये थी 0 से आगे, तो इन माइनस ऋणात्मक अंकों की जरूरत क्यों पड़ी। ये देखो, देखो कोई गांव में एक कुआं है, गांव में क्या है, कुआं है। अब इसमें नीचे जाने के लिए यहाँ पे क्या लगी हुई है, कुएं में नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां लगी हुई है। नीचे उतरने के लिए क्या लगी हुई है, सीढ़ियां लगी हुई है। इस प्रकार से और सीढ़ी कितनी लगी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। इस कुएं में टोटल कितनी सीढ़ियां लगी हुई है, 20 सीढ़ियां लगी हुई है। ठीक है, अब देखो बारिश से पहले इस कुएं में जो पानी था वो 10 सीढ़ियों तक था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां तक कुएं में जो पानी था बारिश से पहले कहां तक था, यहां तक था, 10 सीढ़ियों तक। ठीक है, अब दो दोस्त हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ पे 0 लगा देते हैं कि यहां तक अभी तक क्या है। अब अपन बारिश के बाद में देखते हैं कि कितना पानी इसमें भरेगा। तो ये जहां तक पानी डला हुआ है, इसमें भरा हुआ है, वो वहां पे क्या लिख देते हैं, उस सीढ़ी पे 10 लिख देते हैं। ठीक है, अब जितना भी, सॉरी 10 नहीं 0 लिख देते हैं। अब जितना भी पानी बारिश के बाद में भरेगा तो 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी, कितनी सीढ़ी वो चढ़ेगा उतना अपन पता लगा लेंगे। तो बारिश के बाद में जब वो देखते हैं तो ये जो पानी है वो यहां तक आ जाता है। कहां तक आ जाता है, यहां तक, यानी कि ये जो 15 नंबर की सीढ़ी है यहां तक आ जाता है, यहां तक। ठीक, तब वो देखते हैं कि ये अपना 0 देखते हैं और ये पता लगाते हैं कि कितना सीढ़ी पानी और आया। तो 1 2 3 4 और 5, यहां तक ये पानी आया। तो ये सीढ़ी कौन सी अपनी, ये सीढ़ी है 5, यानी कि 5 सीढ़ी पानी बारिश के बाद में और कुएं में आ गया। अब ऊपर भरा है, जल में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो अपन क्या लिखते हैं कि पानी है जो 5 सीढ़ी, अब प्लस अपन धनात्मक में दर्शाते हैं कि वृद्धि हुई है, वृद्धि को अपन किस में लिख देते हैं, धनात्मक में। तो 5 सीढ़ी क्या हुई है, जल में वृद्धि हुई है, कुएं के जल में। तो पानी यहाँ पर था और यहाँ से कहां पे आ गया, यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब थोड़े दिनों बाद पानी को वापस से निकालना शुरू करते हैं गांव वाले, क्योंकि बारिश बंद हो जाती है। तब ये जो पानी है वो वापस से 3 सीढ़ी और नीचे आ जाता है और ये यहाँ पर आ जाता है। यानी कि पहले यहाँ पे 15 नंबर की सीढ़ी पर था, इनकी 5 ऊपर गया था जहां इन्होंने 0 लगाया था। अब ये 3 सीढ़ी नीचे आ गया, यानी कि जल का जो पानी है, कुएं का जो पानी है वो 3 सीढ़ी नीचे आ गया। तो क्या हो गई, पानी में कमी हो गई,
स्तर नीचे आ गया, तब अपन क्या कहते हैं कि -3 CD, जल क्या हो गया, कम हो गया। तो कमी को दर्शाने के लिए अपन माइनस लगाते हैं और वृद्धि को दिखाने के लिए अपन क्या लगा देते हैं, प्लस। तो प्लस अपन लगा सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऋणात्मक दर्शाने के लिए ये वाला चिन्ह जहां पर भी दिख जाए इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी हुई है, या लाभ हानि में बात करेंगे तो लॉस हुआ है, या कमी हुई है ना, हानि हुई है, कमी हुई है। इस प्रकार से अपन अनुमान लगाते हैं। जैसे कि अपन समुद्र तल में बात करें तो ऐसे मान लो ये समुद्र का अपना क्या है, ऊपर तल है, तो समुद्र के ऊपर जाएंगे तो ये ऊंचाई तो किस में आ जाएगी, धनात्मक में, और समुद्र से जब अपन नीचे गहराई में जाएंगे तब ये कहां पे आएगी, ये माइनस में आएगी। कहां पे आएगी, माइनस में आ जाएगी। जैसे अपना यहाँ पे जमीन पर खड़े हैं तो जमीन से ऊपर इस ग्राउंड लेवल को अपन क्या मान लेते हैं, जमीन को 0, ये 0 है। अब यहाँ से अगर अपन जमीन से जितना ऊपर जाते हैं तो हमारी जो ऊंचाई है हम कहते हैं कि 170 फीट ऊपर आ गई, 170 या मीटर, 170 मीटर ऊपर आ गई। तो जब अपन ऊपर आ रहे हैं जमीन से तब अपन प्लस लगाते हैं। तो प्लस अगर नहीं लगाया हुआ है तो भी इसका मतलब क्या है, ये धनात्मक संख्या है। लेकिन अगर अपन जमीन से नीचे जाते हैं तब अपन क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं कि हम -15 मीटर नीचे आ गए, -15 मीटर नीचे। अब -15 मीटर का मतलब क्या है, अपन जमीन के अंदर गहराई में खड्डा खोद करके चले गए। और इस प्लस का मतलब है, प्लस लगा हुआ होता है तो भी धनात्मक मानना है, अगर नहीं लगा हुआ है तो भी वो क्या है, धनात्मक है ये। लेकिन ये ऋणात्मक चिन्ह लगा हुआ आपको हमेशा मिलेगा, ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ और ये गहराई में जाएंगे तब माइनस में आ जाएगी। इस प्रकार से अपन को इनको बताने के लिए हमें या फिर जैसे कोई उधार लेता है ना, जैसे आप दुकानदार के पास जाते हो, आप 500 रुपए लेकर के जाते हो। कितने रुपए लेकर के जाते हो, 500 रुपए। तो आपके पास अभी कितने रुपए हैं, 500 रुपए हैं। जैसे आप दुकानदार के पास जाते हो और आप कुछ सामान लेते हो, और वो कुछ सामान के जब आप पैसे जोड़ते हो तो वो 800 रुपए हो जाते हैं। कितने रुपए, दुकानदार कहता है कि 800 रुपए दे करके चले जाओ, लेकिन आपके पास कितने हैं, 500 रुपए हैं। आपके पास कितने हैं, 500 रुपए। तो आपके पास क्या है, कितने रुपए कम और है, आपके पास अभी 300 रुपए और देने हैं। यानी कि 500 तो आपके पास है, तो आपके पास कमी कितनी की, देखो 600, 700 और 800। आपके पास 300 रुपए की कमी है। कितने रुपए की कमी है, 300 की। तो आप कहते हो कि मैं बाद में देकर के जाऊंगा, आप 300 रुपए का सामान क्या लेके आ जाते हो, 500 रुपए दे देते हो, तो कितना बच जाता है आपके पास, आपके पास 300 रुपए दुकानदार आप में मांगता रहता है। यानी कि आप 300 रुपए का सामान उधार लेकर के आए हो, तो ये उधार है। अब इसको कैसे लिखेंगे, ये दुकानदार जब लिखेगा तो ये लिखेगा कि -300 रुपए। -300 का मतलब क्या है, 300 रुपए की अभी कमी है, क्योंकि उसके पास कितने रुपए आने चाहिए थे, 800 रुपए आने चाहिए थे। आपने दिए कितने, 500 रुपए। कितने रुपए दिए, 500 रुपए। तो अभी 300 रुपए की आपने जो सामान लिया है उसमें कमी है। तो ये इस प्रकार के अंक दर्शाने के लिए, इन प्रकार की संख्याओं के लिए अपन को पूर्णांक संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है ना। तो ये जो धनात्मक, ये आपको ध्यान रखनी है। अगर अपन शून्य से, और ये जो हमने दर्शाई है इसको बोलते क्या है, इसका नाम है संख्या रेखा। इसको क्या बोलते हैं, संख्या रेखा। तो अगर अपन 0 से दाईं ओर चलेंगे तब तो मान बढ़ेगा, धनात्मक आएगा, और 0 से बाईं ओर चलेंगे तब मान ऋणात्मक होगा, कम होगा, ठीक है। अब देखो ये जो 0 है इससे 1 बड़ा है और 1 से 2 बड़ा है, यानी कि जैसे जैसे अपन दाईं ओर चलेंगे तो ये बड़े होते जाएंगे। लेकिन जब हम 0 से बाईं ओर चलेंगे तब मान कम होता चला रहेगा, क्या होगा, कम होगा। और इधर चलेंगे तब क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर मान लो अपन कोई अंक लेते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया 2। अब इस 2 के जो बाईं ओर अंक है वो सारे 2 से छोटे हैं, और 2 से जो दाईं ओर अंक है वो सारे 2 से बड़े हैं। अगर अपन पूछ ले 1, तो ये 1 बताओ 2 के किस ओर स्थित है, बाईं ओर स्थित है, तो ये 1 2 से छोटा है। हम कह दे कि 5,
अब ये 5 2 की किस ओर स्थित है, दाईं ओर स्थित है। तो जो 5 है वो 2 से बड़ा है। 5 क्या है, 2 से बड़ा है। अब मैं कहता हूं कि ये 1 और -2। अब तो -2 इस 1 के किस ओर स्थित है, बाईं ओर स्थित है। तो हमेशा आपको कोई भी संख्या पूछे कि 3 और 5 दोनों में कौन सा छोटा है, तो 3 के 5 दाईं ओर स्थित है, तब तो 5 बड़ा है। और अगर बाईं ओर स्थित है, इसका मतलब क्या, वो 5 कौन सा है, वो -5 है। तो -5 है वो 3 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। -5 3 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब क्योंकि ये 0 है, ये इन सभी संख्याओं से, जो ऋणात्मक संख्या है, ये जो नेगेटिव नंबर है, इन सब से दाईं ओर स्थित है, इसलिए 0 इन सभी से बड़ा होगा। 0 क्या होगा, इन सभी से बड़ा होगा। तो अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आपको पूर्णांक संख्याओं की परिभाषा लिखाता हूं, और फिर दो अपने पास शब्द आते हैं, पूर्ववर्ती और परवर्ती। पूर्ववर्ती और परवर्ती, उनके बारे में समझते हैं, और हमारी एक्सरसाइज 6.1 है उसको शुरू कर देते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना है कि आपको ये जो ऋणात्मक नंबर है, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इनकी आवश्यकता अपन को पड़ती रहती है। जहां पे कमी होती है, जहां पे हमें नुकसान या हानि होती है, वहां पे हमें नेगेटिव, या हम किसी से उधार लेकर के आते हैं, तो वो उधार, ये सब क्या है, ये नेगेटिव है, ऋणात्मक है। जब आप धनात्मक, जब आप जमीन पे खड़े रहते हो तब आप 0 लेवल पे हो। जैसे आप ऊपर जाते हो तब आप धनात्मक वृद्धि करते हो, और जब आप जमीन के अंदर जाते हो तब आप ऋणात्मक, ऐसे बोल सकते हैं, है दोनों वृद्धि, लेकिन तभी आपने ऋणात्मक वृद्धि की है क्योंकि आप जमीन से तो ऊपर जा रहे हो, तब धनात्मक वृद्धि। जैसे मान लो ये आपका, यहाँ पे आप, ये 0 है, तो आप इधर जा रहे हो तो ये भी ऊंचाई है, लेकिन ये ऊंचाई किस में है, ये वाली प्लस में है, यानी कि ये धनात्मक ऊंचाई है। ये कौन सी ऊंचाई है, ये धनात्मक ऊंचाई है। लेकिन जब आप जमीन से नीचे की ओर जाते हो, है तो ये भी ऊंचाई, लेकिन ये कौन सी ऊंचाई है, ये ऋणात्मक ऊंचाई है। अब इसको अपन क्या बोल देते हैं, अब इस ऋणात्मक ऊंचाई को अपन गहराई नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं, गहराई। ये भी क्या है, ये ऋणात्मक ऊंचाई है, जिसको अपन गहराई भी बोल देते हैं। इस ऋणात्मक ऊंचाई को अपन क्या बोल देते हैं, गहराई। जब आप किसी रेलवे स्टेशन पे जाते हो तब आपको वहां पे लिखा, कहीं पे बोर्ड देखने को मिलता है कि समुद्र तल से ऊंचाई, है ना। यदि कोई रेलवे स्टेशन है वो समुद्र तल से ऊंचा है, तब लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई 780 मीटर। कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलता है समुद्र तल से गहराई। गहराई का मतलब क्या है, ये जो रेलवे स्टेशन है समुद्र तल से नीचा स्थित है, ऊपर नीचे। तो समुद्र तल से ऊंचाई, जब आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो तो आपको यही देखने को कहीं न कहीं बोर्ड मिलेगा, उस रेलवे स्टेशन की समुद्र तल से या तो ऊंचाई, या फिर अगर वो नीचे स्थित है समुद्र तल से, तो समुद्र तल से गहराई। देखो, पूर्णांक संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनमें शून्य, धनात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्या व ऋणात्मक संख्या
दोनों होती है। शून्य भी होता है, धनात्मक संख्या भी होती है और ऋणात्मक संख्या भी होती है। ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होती है, वह पूर्णांक संख्या कहलाती है। पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। इंटीजर नंबर, इनको हम क्या बोल देते हैं? इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्याएं, है ना। देखो या आप ऐसे बोल सकते हो, ऐसी संख्याएं जिनमें प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के साथ साथ ऋणात्मक संख्याएं भी होती है। यानी कि यदि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी मिला देते हैं तब पूर्णांक संख्याएं बन जाती है। अपूर्ण संख्या कौन सी है? जिसमें जीरो भी है और प्राकृत संख्याएं भी है ना। तो जब पूर्ण संख्याओं में माइनस वाली ये ऋणात्मक संख्या मिला देते हैं तब वो क्या बन जाती है? पूर्णांक संख्या। वे संख्या जो धनात्मक ऋणात्मक दोनों में होती है तो वो क्या हो जाएगी? पूर्णांक संख्याएं हो जाएगी, इंटीजर नंबर, है ना। तो ये सारी हो जाएगी पूर्णांक संख्या, जैसे -3, -2, -1 ऐसे अनंत तक जा रही है। फिर इधर 0, 1, 2, 3 इधर भी क्या है? अनंत तक जा रही है। तो ये सारी संख्याएं क्या हो जाएगी? ये पूर्णांक संख्याएं हो जाएगी, जिनमें ऋणात्मक भी होती है, शून्य भी होता है और धनात्मक संख्याएं भी होती हैं। वो सारी की सारी संख्याएं मिलाकर के क्या बना देती है? पूर्णांक संख्याएं बना देती है। आप देखो इन पूर्णांक संख्याओं में देखो आपको 0 से 1 ये आगे दिख रही है, तो ये पूर्ण संख्या भी हो गई। तो सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या भी होती है ना। सभी मतलब पूर्णांक संख्याओं में पूर्ण संख्याएं भी शामिल होती है। और 1 से आगे है तो इसमें प्राकृत संख्याएं भी शामिल होती हैं। प्राकृत संख्या देखो यहाँ से 1 से शुरू होकर के अनंत 9 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और जो पूर्ण संख्याएं हैं वो 0 शामिल हो जाता है। प्राकृत संख्याएं में 0 शामिल नहीं होता है। तो जो 0 को छोड़ करके जो संख्याएं हैं धनात्मक वाली वो प्राकृत संख्या। फिर अगर 0 शामिल कर देते हैं तो पूर्ण संख्या, और 0 से पहले वाली जो ऋणात्मक संख्याएं हैं इनको जब शामिल कर देते हैं तो ये सारी मिलकर के क्या बना देती है? पूर्णांक संख्याएं। तो सबसे ज्यादा संख्या पूर्णांक संख्या में है, फिर पूर्ण में 0 ज्यादा है और प्राकृत में 0 के अलावा और ऋणात्मक के अलावा ये वाली जो है वो प्राकृत है। और अगर 0 शामिल कर देंगे तो पूर्ण है, और ये माइनस वाली भी शामिल कर देंगे तब ये क्या बन जाएगा? ये पूर्णांक संख्याओं का समूह है, बन जाएगा। ठीक। अब देखो पूर्ववर्ती और परवर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले, परवर्ती का मतलब होता है बाद में। नाम में अपन को सब कुछ समझना है। देखो परवर्ती, मैं यहाँ पे देखो ये संख्या रेखा बना रहा हूं। आपको संख्या रेखा पर दर्शाना भी आना चाहिए। तो देखो ये 0, तो 0 के दाईं ओर ये मेरा कौन सा हाथ है? ये दायां हाथ है। ये मेरा कौन सा हाथ है? ये बायां हाथ है। देखो मैंने एक दिन आपको पहले भी बताया था, जिस हाथ में आपको बी बन रहा है वो बायां हाथ है। ऐसे आप हाथ को इस प्रकार से कीजिए, तो जब आप देखते हो तो जिस हाथ में बी दिखाई देता है वो बायां हाथ है। देखो बी फॉर बायां, डी फॉर दायां, बिल्कुल आसान है। बायां और दायां हाथ में कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बायां बी फॉर दायां, डी फॉर दायां, डी फॉर दायां, बी फॉर बायां, डी फॉर दायां। अब जैसे आप अपने हाथ उठाते हो, देखो ये मेरा कौन सा हाथ है? दायां हाथ है, तो इस हाथ में डी बनेगा। देखो इस हाथ में क्या बन रहा है? डी। आप ऐसे ही तो बनाते हो, ये देखो डी। तो जिस हाथ में डी बन रहा है वो दायां
और जिस हाथ में बी बन रहा है वो बायां। अब जब आप अपने हाथ की अंगुली को इस प्रकार करते हो तो देखो यहाँ पे बन रहा है डी और यहाँ पे बन रहा है बी। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, ये बायां हाथ हो गया, और ये कौन सा हाथ हो गया, दायां हाथ हो गया। आप इस प्रकार जब देखते हो तो आपको बी और डी दिखाई देता है, बी फॉर बायां, डी फॉर दायां। तो बाएं और दाएं हाथ में, अब बाएं को अपन क्या बोल देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और दाएं को अपन क्या बोल देते हैं, राइट हैंड साइड। तो जीरो से इधर क्या है, दाई है, और इधर क्या है, बायां है। जीरो के इधर क्या है, दायां। जीरो के इधर जब आप चलते हो तब आपको मिलता है दाई ओर, और जब जीरो के इधर चलते हो तब ये है बाई ओर। दाई और बाई ओर। अभी आपको बाएं और दाएं में कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अब जब जैसे आप संख्या रेखा को इस पे दर्शाते हो, तो इधर दाईं ओर चलेंगे तो ये सारे धनात्मक मान आएंगे। देखो, एक धनात्मक मानों को अपन प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस प्रकार से ये आगे चलते रहेगी। 10, फिर इधर देखो, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ऐसे इसी प्रकार इसमें भी आगे। तो ये जो जीरो से बाईं ओर है ये सारे जीरो से छोटे हैं। जीरो से क्या, इधर वालों से सबसे छोटे हैं। अब ये जो -3 है ना, ये इस -1 से भी क्या है, छोटा है। वैसे तो अपन देखेंगे 3 बड़ा होता है 1 से, लेकिन ये धनात्मक संख्याएं हैं, है ना, क्योंकि 1 से 3 किधर स्थित है, दाईं ओर। जो संख्या अगर आपसे कोई कहे कि -6 -3 से छोटा है या बड़ा है, देखो आपको पूछे -6 -3 से छोटा है या बड़ा है, तो वैसे तो आप कहोगे 6 बड़ा है, लेकिन यहाँ पे चिन्ह कौन सा लग रखा है, ये ऋणात्मक चिन्ह लगा हुआ है। तो इसमें आप बताओ इन दोनों में दाईं ओर कौन सा स्थित है। तो देखो 3 कहाँ पे स्थित है, इधर जीरो के ज्यादा नजदीक है। 6, अब ये 6 बाईं ओर है और ये 3 किधर है, दाईं ओर। तो बाईं ओर अगर कोई मान स्थित होता है वो छोटा होता है, और दाईं ओर अगर कोई दो संख्याओं में मान है तो दो संख्याओं में जो दाईं ओर स्थित है वो बड़ा होता है, और जो दाईं ओर बाईं ओर स्थित है वो छोटा होता है ना। तो ये देखो 10, अब ये 10 है, ये इस जीरो से किस ओर स्थित है, दाईं ओर, इसलिए 10 क्या है, जीरो से बड़ा है। 9 से भी किधर है, दाईं ओर, तो 9 से भी बड़ा है। 8 से भी क्या है, दाईं ओर स्थित है, तो 8 से भी बड़ा है। 7 से भी दाईं ओर। ये अब ये जो 10 है वो इधर वाली सब से क्या है, बड़ा है। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे तो ये संख्याएं पीछे वाले से सबसे क्या होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। यानी कि अपन जैसे जैसे दाईं ओर बढ़ते जाएंगे तो हमारा जो मान है वो पीछे वाली सभी से क्या होता रहेगा, बड़ा होता रहेगा। और जैसे जैसे अपन बाईं ओर बढ़ते रहेंगे तब मान क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। इसीलिए अपन क्या, कमी के लिए अपन ऋणात्मक चिन्ह लगाते हैं, है ना। अब -7 है, ये -6 से बड़ा है या छोटा है, तो -6 इधर देखो दाईं ओर स्थित है -7 के, तो -6 बड़ा है, -7 छोटा है। और अपन ने वो जो चिन्ह लगाना सीख रखा है, ये छोटा और बड़े वाला, जो छोटा है उसकी तरफ इसकी चोंच होती है, और जो बड़ा है उसकी तरफ इसका मुंह खुला रहता है। तो अगर आपको -6 और -3 के बीच में ये वाला चिन्ह लगाना पड़े तब आपको क्या करना है, जिधर जो मान छोटा है उधर इसकी चोंच करनी है। तो -6 क्या है, -3 से छोटा है, तो इसकी चोंच क्या हो जाएगी, -6 की तरफ हो जाएगी। जिधर इसका मुंह खुला होता है वो मान बड़ा होता है। अब ये बता रहा है कि -6 छोटा है -3 से। ऐसे ही अगर अपन करें कि 0 और -5, अब बताओ -5 बड़ा है या 0 बड़ा है, तो यहाँ पे आपको देखना है -5 0 की बाईं ओर स्थित है, तो जो मान बाईं ओर स्थित होता है वो छोटा होता है, और किसी भी संख्या की जो मान दाईं ओर स्थित है वो मान बड़ा होता है। आप कोई भी एक याद रख लो, अगर कोई संख्या है, आप जैसे मान लो अपन को 0 से तुलना करनी है, तो 0 की बाईं ओर जो स्थित है वो 0 से छोटे हैं,
जीरो से दाईं ओर स्थित है वो जीरो से बड़े हैं। तो ये 5 है वो बाईं ओर स्थित है, तो 5 जीरो से क्या है, छोटा है। तो अपन ये वाला चिन्ह ऐसे लगा देंगे क्योंकि ये जो चोंच है ये छोटे को दर्शाती है। अब इसको अपन कैसे पढ़ते हैं, जीरो बड़ा है -5 से, या इसको ऐसे बोल सकते हैं -5 छोटा है जीरो से। ठीक, ये वाला चिन्ह भी आपको ध्यान में रखना है। अपन क्या पढ़ रहे हैं, परवर्ती और पूर्ववर्ती। परवर्ती का मतलब होता है एक जस्ट आगे वाला। जैसे आपसे कोई पूछ ले कि 5 का परवर्ती, 5 का परवर्ती, तो 5 से दाईं ओर चलने पर अगला क्या आता है, तो 5 से दाईं ओर चलने पर अगला आता है 6, है ना। 5 से दाईं ओर चलने पर क्या आता है, 6 परवर्ती है, 7 परवर्ती है। तो अगर हमें किसी भी संख्या का परवर्ती जानना है तो हमें उस संख्या के किधर चलना है, दाईं ओर चलना है ना। यदि हम किसी संख्या के दाईं ओर चलते हैं तो हमें परवर्ती प्राप्त होते हैं। जैसे 5 का परवर्ती 6, 8 का परवर्ती 9, 10, ये सारे क्या है, परवर्ती हैं। और पूर्ववर्ती, देखो एक नाम है परवर्ती और एक नाम है पूर्ववर्ती। पूर्व का मतलब होता है पहले, पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले। पर का मतलब होता है बाद। परवर्ती यानी कि हमें कब मिलेगा, जब अपन संख्या रेखा के दाईं ओर चलेंगे। हमारे पास कोई भी नंबर हो, अगर हमें कहे इसका परवर्ती, हमें पहचानना हो कि इसका परवर्ती बताइए, तो जैसे कि 0 का परवर्ती, तो 0 से अगला क्या है, 1 है, तो 0 का परवर्ती क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 का परवर्ती, तो 1 के आगे कौन आता है, 2, तो 1 का परवर्ती क्या हो जाएगा, 2। 3, तो 3 के जस्ट आगे क्या आता है, 4, तो 3 का परवर्ती क्या है, 4। तो परवर्ती निकालने के लिए अपन दाईं ओर चलते हैं। जैसे इधर -6 का परवर्ती, तो -6 से आप दाईं ओर चलो तो चलते क्या आया, -5, तो -6 का परवर्ती क्या है, -5। और पूर्ववर्ती के लिए अपन क्या चलते हैं, बाईं ओर। पूर्ववर्ती के लिए अपन किधर चलते हैं, संख्या रेखा के बाईं ओर। ये जो है ये संख्या रेखा का चित्र है, ये जो हमारे पास हमने बना रखा है, ये इसको बोलते हैं संख्या रेखा। हमारे पास ऐसे भी प्रश्न आएंगे कि निम्न अंकों को संख्या रेखाओं पर दर्शाओ, तो हमें एक लाइन खींचनी है, रेखा खींचनी है, और उसमें सबसे पहले बीचों बीच 0 बना देना है। फिर 0 की इधर वाली ऋणात्मक संख्या, 0 की उधर वाली धनात्मक संख्या, जो जो जैसे जैसे दे रखी होती है अपन उनके ऊपर क्या लगाते हैं। जैसे मान लो अपने को 5 दर्शाना है, तो हमने 5 दर्शा दिए, इस पे बना देंगे क्या, गोला। अपन को -5 दर्शाना है तो अपन यहाँ पे क्या बना देंगे, एक गोल चक्कर बना देंगे। तो इस प्रकार से अपन को संख्या रेखा पर दर्शाने वाले भी प्रश्न आएंगे। जैसे प्रश्न आ जाएगा -3, 10, 15, -4, -8, इन सभी को संख्या रेखाओं पर दर्शाइए, तब अपन इनको क्या दर्शा देंगे, इसी प्रकार से संख्या रेखा बना करके दर्शा देंगे। पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती अपन को कब प्राप्त होगा, जब अपन संख्या रेखा के, अगर हमारे पास कोई भी अंक है उसका जब हमें पूर्ववर्ती पूछे तो हमें उसके जस्ट बाईं ओर वाला देखना। जैसे 2 का पूर्ववर्ती, तो 2 के बाईं ओर अगला कौन सा है, 3, तो 2 का पूर्ववर्ती क्या है, 3, वो भी कौन सा, माइनस वाला, ये ध्यान में रखना है। -2 का पूर्ववर्ती, तो बाईं ओर चले और क्या आया, -3 आया, तो -2 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, -3। आपसे पूछ ले 5 का पूर्ववर्ती, तो 5 के बाईं ओर चलो, अगला क्या आया, 4, तो 5 का पूर्ववर्ती क्या हो गया, 4। तो परवर्ती का मतलब जस्ट आगे वाला, पूर्ववर्ती का मतलब जस्ट पीछे वाला। तो मैं ये आपको लिखा देता हूं। और इसी के साथ अपना जो एक्सरसाइज 6.1 है ना। अब जैसे अपन टेम्परेचर, तापमान तो आप सब देखती हो, डिग्री सेल्सियस, है ना। तापमान, जो गर्मी होती है, जो उष्मा होती है, उसको अपन किस में माप देते हैं। जैसे अभी गर्मी बहुत, मई जून में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, तब अपन क्या कहते हैं कि टेम्परेचर हाई है, यानी कि ऊपर है बहुत ज्यादा, तो अपन उसको ऐसे जोड़ते हैं, जैसे कि 45 डिग्री तापमान। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, प्लस है, क्योंकि हम धनात्मक संख्या में क्या है, प्लस नहीं लगाते हैं। इसका मतलब क्या है, ये तापमान 45 डिग्री अधिक है, तो कहीं ना कहीं 0 डिग्री भी तापमान है। 0 डिग्री पे बर्फ जमना शुरू हो जाती है। अब जैसे ही 0 डिग्री पे पीछे जाएंगे तो तापमान कैसे आएगा, -1 डिग्री, -2 डिग्री, -3 डिग्री, इस प्रकार से
तापमान को डिग्री सेल्सियस में अपन माप देते हैं। तो ये इधर सारे प्लस के तापमान, ये धनात्मक तापमान है, इधर ताप में वृद्धि होती है, और जब अपन 0 से इधर आते हैं तब ताप में क्या होती है, कमी होती है। तो जैसे जैसे अपन बाईं ओर चलेंगे तब तापमान में कमी, और अगर अपन दाईं ओर चलेंगे तो तापमान में वृद्धि। बिल्कुल सेम टू सेम इसी की तरह होता है ना। जैसे आपको कहे कि कहीं जब आप सर्दियों में कहीं न्यूज पढ़ते तो आपको कहीं समय दिखाई देता है कि वहां पे तापमान -4 डिग्री पहुंचा। अब -4 डिग्री मतलब बहुत ही भयंकर वाली क्या है, वहां पे ठंड है। और कहीं आपको दिखाई देता है कि तापमान 48 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। 48 माइनस नहीं लगा रखा है, मतलब 48। अब ऐसे नहीं बोलते, धनात्मक संख्या को अपन ऐसे नहीं बोलते हैं कि +48, वो हम समझ जाते हैं, सीधा 48 बोलते हैं कि धनात्मक संख्याओं की बात हो रही है। लेकिन जब हम ऋणात्मक संख्याओं को बोलते हैं तो उसके आगे माइनस का चिन्ह लगाते हैं कि -10 डिग्री सेल्सियस या -10। अब -10 का मतलब क्या है, कुछ ना कुछ कमी दर्शा रहा है। अब वो किस में दर्शा रहा है, वो लंबाई में कमी हो सकती है, वो ऊंचाई में कमी हो सकती है, वो तापमान में कमी हो सकती है, वो भार में कमी हो सकती है ना। वो किसी भी चीज में माइनस चिन्ह है वो कमी दर्शाता है, और अपनी जो धनात्मक संख्या है वो वृद्धि को दर्शाती है ना। तो पूर्ववर्ती और परवर्ती में आपको लिखा देता हूं। परवर्ती, जिस अंक का या जिस संख्या का हमें परवर्ती जानना है तो अपन उसके बाईं और दाईं ओर चलते हैं ना। जिस संख्या का या किसी संख्या का परवर्ती निकालने के लिए, किसी संख्या का परवर्ती निकालने के लिए उस संख्या के दाईं ओर की अगली संख्या, ठीक है। किसी संख्या का परवर्ती निकालने के लिए उस संख्या की दाईं ओर की अगली संख्या क्या होती है, परवर्ती होती है। जैसे 5 का परवर्ती, 5 का परवर्ती, तो 5 के दाईं ओर चलने पर, इधर अपन चलेंगे तो ये दाईं ओर है, तो 5 के दाईं ओर चलने पे क्या आया, 6, तो 5 का परवर्ती 6 है। अब ऐसे पूछ रहे आपको 6 का परवर्ती, तो 6 के दाईं ओर चलने पर अगला कौन सा आ रहा है, तो 6 का परवर्ती 7 है। ऐसे पूछ ले -3 का परवर्ती, -3 का परवर्ती, तो -3 ये रहा, इसके दाईं ओर चलेंगे तो अगला जस्ट आएगा वो परवर्ती हो जाएगा, तो -3 का परवर्ती -2 है। अगर आपको ये संख्या रेखा आपके दिमाग में रहती है तो आप परवर्ती, पूर्ववर्ती ये सब आसानी से बता सकते हो। पूर्ववर्ती के लिए आपको दाईं ओर चलना है और जस्ट अगला नंबर परवर्ती होगा। जैसे 2, तो 2 का परवर्ती, तो आपको दाईं ओर चलना है, तो 2 का अगला क्या आया, 3। पूर्ववर्ती के लिए आपको बाईं ओर चलना होता है। जैसे कि 0 का परवर्ती, 0 का परवर्ती, अब तो 0, अब 0 की दाईं ओर चलो, क्या आया, 1, तो 0 का परवर्ती कितना है, 1 है। जैसे क्या उसे पूछ ले -6 का परवर्ती, तो -6 का परवर्ती, तो ये रहा -6, तो इधर परवर्ती के लिए आप दाईं ओर चलते हो, तो क्या आया, जस्ट -5, तो -6 का परवर्ती -5 है। जैसे क्या आपको पूछ ले 10 का परवर्ती, 10 का परवर्ती, तो 10 का परवर्ती का मतलब जस्ट आगे वाला नंबर, तो 10 के जस्ट आगे वाला कौन सा आएगा, 11, तो ये हो गया अपना 11। और पूर्ववर्ती का मतलब जस्ट पीछे वाला नंबर, तुरता तुरत जैसे अपन पीछे चलते हैं तो क्या आता है, जैसे कि अब 5 है, पूर्ववर्ती का मतलब पहले, तो 5 के जस्ट पहले क्या आया, 4, तुरंत पहले, 5 के तुरंत पहले 4, 5 के तुरंत बाद 6,
तो तुरंत बाद आने वाले परवर्ती, तुरंत पहले आने वाले पूर्ववर्ती। तो 5 का परवर्ती 6, 5 का पूर्ववर्ती 4। तो देखो पूर्ववर्ती किसी संख्या के बाईं ओर की अगली संख्या उस संख्या की पूर्ववर्ती कहलाती है। पूर्ववर्ती होता है अगली, जैसे मान लो बाईं ओर चलेंगे तो जस्ट अगली संख्या, जैसे 0, तो 0 के जस्ट इधर बाईं ओर चलने पे क्या आ रहा है, -1। तो तुरंत 0 से तुरंत पहले क्या आ रहा है, -1। 0 के तुरंत बाद क्या आ रहा है, ये 1। तो 0 का ये वाला जो +1 है, 0 ये 1, ये तो है परवर्ती, और ये -1 है वो 0 का पूर्ववर्ती है। जैसे 0 का पूर्ववर्ती, 0 का पूर्ववर्ती तो कितना हो जाएगा, -1। और वहीं पे हमने 0 का परवर्ती क्या लिखा, 1, वापस लिख दो। 0 का परवर्ती, 0 का परवर्ती कितना हो जाएगा, 1। वैसे आपसे पूछे कि 5 का परवर्ती, 5 का पूर्ववर्ती, 5 का पूर्ववर्ती, तो 5 के जस्ट तुरंत पहले कौन सा नंबर आ रहा है, 5 के तुरंत पहले 4 आ रहा है, तो 5 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, 4। ठीक, तो ये हमने क्या पढ़ लिया, पूर्ववर्ती और परवर्ती। इसी के साथ हम देखो संख्या रेखाओं पर निरूपण भी कर लिया, और ये क्रम से चलती रहती है ना, ऐसे नहीं कि 2 के बाद 5 आ जाएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 4 आएगा, फिर 5 आएगा। ये बिल्कुल हमें क्रम से इसमें चलना है ना। ये संख्या रेखा पे दर्शाना भी आएगा, तो अपन जैसे संख्या आएगी वो दर्शा देंगे, पूर्ववर्ती परवर्ती, और कमी होगी उसको अपन ऋणात्मक में लिखेंगे, वृद्धि होगी उसको अपन धनात्मक में लिखेंगे। इस प्रकार से अपन ये पूर्णांक के बारे में, और पूर्णांक क्या है, जिनमें धनात्मक भी है, ऋणात्मक भी है और शून्य भी है, वो पूर्णांक संख्याएं हैं, है ना। तो अभी अपन क्या करते हैं, एक्सरसाइज नंबर जो अपन एक बार देखते हैं क्लास। तो अपनी क्लास तो अभी हो गई है 50 मिनट की, तो जो एक्सरसाइज 6.1 है वो अपन अगले क्लास में करेंगे, है ना। क्योंकि ये अपना ये जिसके अच्छे से समझ में आ गए, जो हमने पढ़ा ये बेसिक है, ये 6.1 का ये आगे तक का बेसिक है ना। तो यहाँ पे हमने संख्या रेखाओं पे दर्शाना सीख लिया, माइनस प्लस परवर्ती पूर्ववर्ती धनात्मक ऋणात्मक सब सीख लिए हैं, है ना। तो अभी तो अगर अपने एक्सरसाइज 6.1 शुरू करते हैं तो अपनी क्लास और ज्यादा लंबी रहती है, तो अपन कल की क्लास में एक्सरसाइज 6.1 को करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।